Hello and welcome again my friends and dear student, myself महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझेंगे। फैटी एसिड जो कि लिपिड का एक पार्ट होता है, यानी लिपिड बनाने में फैटी एसिड का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। बीटा ऑक्सीडेशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होगी वो बीटा कार्बन होने के कारण इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा गया है। अब फैटी एसिड्स ये किस प्रक्रिया से होगी? जो फैटी एसिड होंगे इनका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद में एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल को ए जो है ये आगे जाकर क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करके ये एनर्जी बनाने का काम करता है। और हमारा पर्पज भी यही है, जो बीटा ऑक्सीडेशन करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो फैटी एसिड में जो स्टोरेज एनर्जी है उसको बाहर निकालना होता है, जो कि एसिटाइल को ए के रूप में आता है। और एसिटाइल को ए क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी अब जो फैटी एसिड्स हैं ये किसी ना किसी फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोरेज रहेंगे, क्योंकि जब हम एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या लिपिड एक्स्ट्रा मात्रा में लेते हैं तो वो स्टोरेज हो जाते हैं। अब उनको स्टोरेज के फॉर्म में, क्योंकि हम जब स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं या जब हम उपवास करते हैं या हमने खाना नहीं खाया होता है तो फ्री जो फैटी एसिड्स होते हैं उनसे हमें एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ये जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो एक फैटी एसिड्स का है, या हम यूँ कहें इसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा एक हाइड्रोकार्बन चेन इसमें पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक जो एसिड है ये एक फैटी एसिड है जिसमें ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और साथ ही साथ एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसमें। इसके अलावा जो एसिटाइल को ए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होती है, यानी इसमें दो कार्बन पाए जाते हैं, एक कार्बन ये और एक ये हो गई एसिटाइल को ए की स्ट्रक्चर। तो हमें जो बीटा ऑक्सीडेशन है इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं, सिंपल सा है कि हमें फैटी एसिड को हमें एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना है। अब जो भी फैटी एसिड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करते रहेंगे। मान लीजिए कि अगर ये जैसे पाल्मिटिक एसिड ही है तो इसमें 16 कार्बन है, तो दो दो कार्बन एसिटाइल को के रूप में बाहर निकलते रहेंगे और ये प्रक्रिया पूरी होगी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हैं इसकी सामान्य हम कुछ बैकग्राउंड जानते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को समझें। तो फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को हम समझ में आ गया कि ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पाई जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद ध्यान रखेंगे, TAG जिसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, ये लिपिड का एक स्टोरेज फॉर्म होता है। यानी हमारे शरीर में अगर लिपिड को डिपॉजिट होना है तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रूप में स्टोरेज होती है। तो TAG इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड, ये हो गया। लेकिन ये जो TAG है ये बनी हुई किससे होती है? मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल आता है, एंड 3 फैटी एसिड्स, और इसमें 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब ये जो 3 फैटी एसिड हैं इनसे हमें एनर्जी बनानी है, यानी जो TAG है वो तो स्टोरेज फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या है, जब एनर्जी की आवश्यकता होगी तो इन 3 जो फैटी एसिड्स हैं इन्हीं से हम बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करेंगे और उन्हीं से हम एनर्जी बनाएंगे। नेक्स्ट जो है, बीटा ऑक्सीडेशन इज ए मेजर मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फैटी एसिड। यानी ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें हम मेजर इसलिए हो गया सिर्फ फैटी एसिड के रिगार्डिंग, ये मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें हम एनर्जी का निर्माण करते हैं या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज बाय मोस्ट ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। जो बीटा ऑक्सीडेशन है, या हम यूँ कहें कि फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे शरीर के सभी लगभग सभी कोशिकाओं में, या हम यूँ कहें टिश्यूज़ में होता है। लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स जो सेल होती है वहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इरिथ्रोसाइट वहाँ पर भी नहीं होता है, और एड्रिनल मेडुला
जो कि ग्लैंड है वहाँ पर भी ये प्रक्रिया नहीं होती है। बीटा ऑक्सीडेशन अकर विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में जो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के हम सिंपली ये कहें कि उसके मैट्रिक्स भाग में ये प्रक्रिया संपादित होती है। मोस्ट फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड बाय सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर हमें ये एक तरह से अब इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, यानी अधिकांश जो फैटी एसिड्स हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन, यानी हम यूँ कहें कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 कार्बन रिमूव करते रहते हैं। यानी एक प्रोसेस होगी उसमें 2 एसिटाइल को ए 2 कार्बन वाले एसिटाइल को का निर्माण होता है, और ये जो ग्रुप होगा यानी जो एंड होगा वो कार्बोक्सिल फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिल एंड है उस तरफ से ये 2 कार्बन के रूप में निकलते रहेंगे। और 2 कार्बन का मतलब क्या हुआ, एसिटाइल को ए के रूप में निकलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो 16 कार्बन वाला जो हमारा पाल्मिटिक एसिड है वो एक रिएक्शन यानी एक बार अगर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी तो 14 कार्बन वाला एक दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर इस प्रक्रिया के यानी बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें यहाँ पर एसिटाइल को ए का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और इस एसिटाइल को ए से हम आगे एनर्जी बना लेंगे। फिर ये प्रक्रिया 14 कार्बन से वापस जाएगी, फिर एसिटाइल को ए का निर्माण हो जाएगा, और फिर 12 कार्बन शेष रह जाएंगे। तो इस तरह ये सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, और ये रिमूव कार्बोक्सिल एंड पर होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान एसिटाइल को ए इज फॉर्म एज द बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन आर ब्रोकन। जो बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया होगी उसमें एसिटाइल को ए का जो फॉर्मेशन होता है वो जब पूरी चेन जुड़ी हुई रहती है तो उसमें हम जो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्लीव होता है, ब्रेक होता है, वो टूट जाता है। तो वो बीटा कार्बन वाले और अल्फा कार्बन के बीच वाला और वो जो सेपरेट होता है बीटा कार्बन से, वहाँ से होने के कारण इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड बीटा कार्बन ऑफ द फैटी एसिड इज ऑक्सीडाइज, और जो बीटा कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन इज ए कैटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रक्रिया को हम कहते हैं एनाबॉलिक, और दूसरी जो प्रक्रिया होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जो प्रक्रियाएं होती है उसमें किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी हम यूँ कहें सिंपली कि स्टोरेज होने का काम होता है। दूसरी जो प्रक्रिया है कैटाबॉलिक, उसमें जो स्टोरेज हो चुके हो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है ऑफ फैट्स का, यानी जो वसा होते हैं उनके कैटाबॉलिक पाथवे हैं, इन विच फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए, जिसमें जो फैटी एसिड होंगे वो एसिटाइल को ए बनाते हैं। आप ये बार बार हमारे पास में ये एसिटाइल को ए आ रहा है, आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि एसिटाइल को इतनी बार बता चुके हैं, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए कि बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड से एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है, और कितने होंगे वो डिपेंड करते हैं कितने कार्बन पे। अब हम समझते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के आगे कि ये कहाँ पर कैसे प्रक्रिया होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू टारगेट सेल, जहाँ पर भी ये प्रक्रिया होनी होती है वहाँ से फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एंटर ऑफ फैटी एसिड इनटू साइटोप्लाज्म, इसके बाद में सेल के जो फैटी एसिड हैं ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। फ्री फैटी एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हैं, ये जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका ये जो अंदर का जो भाग होता है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पार्ट बोलते हैं। तो फैटी एसिड सबसे पहले बाहर ब्लड में था, उसके बाद में वो सेल में एंटर करता है, जैसे ये एक सेल है, सेल में फैटी एसिड एंटर करता है और यहाँ से एंटर करके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भाग में एंटर करता है, और यहाँ पर ही अब बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। द फैटी एसिड्स इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्साइड बाई बीटा ऑक्सीडेशन।
अधिकांश जो फैटी एसिड होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीडाइज होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन, ये है बीटा ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन बीटा कार्बन एटम। ये जान चुके हैं हम। दिस रिजल्ट द सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, और इसमें 2 कार्बन फ्रेगमेंट के मॉलिक्यूल एक एक प्रक्रिया में निकलते रहते हैं, एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें तो ये 3 चरणों में होती है। 3 कौन कौन से? पहला जो स्टेप है उसमें एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग इन द साइटोसोल, यानी जो फैटी एसिड हैं उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी हम उसको आगे भेजने के लिए या वो आगे जाकर एसिटाइल CoA का निर्माण कर सकें, इसके लिए हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया होती है सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में होती है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी वो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो फैटी एसिड्स हैं उनका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं और साइटोप्लाज्म से वो कहाँ जाएंगे? अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। और फिर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर की जो एग्जैक्ट जो रिएक्शंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है। बीटा ऑक्सीडेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें पहला स्टेप है फैटी एसिड एक्टिवेशन, जिसमें फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाता है क्योंकि हमें फैटी एसिड से ही एसिटाइल CoA का निर्माण करना होता है। तो जो फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन होता है वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोप्लाज्म, यह प्रक्रिया यानी फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन होगा वह साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन जो बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रॉपर की जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है। तो जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग तक लाना है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं फैटी एसिड का। तो जो फैटी एसिड हैं वो एक्टिवेट होंगे। फैटी एसिड से एंजाइमेटिक रिएक्शन से एसाइल एडिनाइलेट का निर्माण होता है, एडिनाइलेट का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया जो होती है वो थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये जो एसाइल एडिनाइलेट का जो फॉर्मेशन हुआ है उससे आगे और एंजाइमेटिक एक्टिविटी से एसाइल CoA का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया में पहला जो स्टेप है जिसमें थायोकाइनेज काम में आ रहा है, यहाँ पर खर्च होती है ATP। ATP खर्च होकर यह पायरोफॉस्फेट में बदल जाता है और पायरोफॉस्फेट आगे जाकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम अगर फॉर्मूले के थ्रू पर केमिकल फॉर्म में बनाएं तो इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। यहाँ R का मतलब इसको आप जो भी आपके पास फैटी एसिड है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा फैटी एसिड हो गया। इस फैटी एसिड से बनाएंगे एसाइल एडिनाइलेट, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा ये। इसके साथ में जुड़ जाएगा AMP यानी एडिनाइल मोनोफॉस्फेट, एडिनो मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट तो यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, ये बन गया। और उसके बाद में यहाँ पर कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कोएंजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और AMP को यहाँ से हटा देता है और अपना स्थान AMP की जगह खुद जुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर केमिकल फॉर्मूला उसको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे रूप में भी आप इसको इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। यानी एक्टिवेशन होकर हमारे पास में एसाइल CoA का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड टू एसाइल CoA, यानी जो एक्टिव फॉर्म में आ चुका है वो हमारा एसाइल CoA है। ये प्रक्रिया थायोकाइनेजेस और एसाइल CoA सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये जो पहली रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में रिएक्शंस रिक्वायर ATP खर्च होती है। इसमें हमें सीधे सीधे रूप में लग रहा है कि एक ही ATP खर्च हो रही है,
लेकिन एडिनोसिन जो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, यानी इसमें 3 फॉस्फेट के पास में जो एनर्जी होती है वो होती है। यहाँ पर चूँकि ये पायरोफॉस्फेट के रूप में रिलीज़ हो रहा है, यानी इनके बीच में अभी भी बॉन्ड है और इस बॉन्ड में एनर्जी है, तो इस बॉन्ड को जब हम तोड़ देते हैं तो वो भी एनर्जी इस प्रक्रिया में काम में आती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो 2 फॉस्फेट की एनर्जी यहाँ पर काम में आती है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 2 एटीपी खर्च होने जैसा एनर्जी लगती है। इसमें कोएंजाइम ए भी पार्टिसिपेट करता है और मैग्नीशियम आयन भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोएंजाइम कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस वाले रिएक्शन में कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है। फैटी एसिड रिएक्ट विथ एटीपी टू फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट, ये एएमपी के साथ में जुड़ गया और क्या बना दिया? एसाइल एडिनाइलेट, विच देन कंबाइंस विथ कोएंजाइम ए, जो कि बाद में कोएंजाइम यहाँ पर कोएंजाइम ए के साथ में ये जुड़कर ये एसाइल को ए का निर्माण कर देता है। ये हमारे पास एसाइल जो को ए है ये एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म है इसको हमें क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके जाना है। तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल को ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एसाइल को ए का माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं इतना सारा क्या है, लेकिन आप जब इसको ध्यान से समझेंगे तो आराम से आपको लॉन्ग टाइम तक आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली आपको याद हो जाएगा। ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एसाइल को ए का जो फॉर्मेशन हो चुका है ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है, इसको हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। ए लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए, जो अगर लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए का अगर निर्माण होता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में नहीं जा सकता। यानी ए लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन आउटर होती है और एक मेम्ब्रेन होती है इनर में। तो आउटर के लिए तो मोस्ट ऑफ के लिए वो परमिएबल होता है, जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है बहुत सारे पदार्थों के लिए। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, उनके लिए यह इम्परमिएबल है। तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ माध्यम तो बनाया ही होगा ताकि ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो सके। सो यहाँ पर एक शटल सिस्टम काम करता है। ए स्पेशलाइज कार्निटीन कैरियर सिस्टम, जिसको हम कार्निटीन शटल कहते हैं, ऑपरेट टू ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड फैटी एसिड टू साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये जो एक स्पेशल कार्निटीन कैरियर सिस्टम, जिसको हम कार्निटीन शटल भी कहते हैं, उसके द्वारा जो एक्टिवेटेड जो फैटी एसिड हैं, यानी एसाइल को ए है, फैटी एसाइल को ए है, उनको साइटोसोल से यानी सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे। देखते हैं किस प्रकार भेजेंगे। लेस देन 12 कार्बन फैटी एसिड कैन क्रॉस विदाउट हेल्प ऑफ कार्निटीन। अब यहाँ पर ये बात भी है कि जो फैटी एसिड जो 4 से लेकर 12 से कम होंगे, यानी हम यूँ कहें कि 11 कार्बन तक जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो बिना किसी कार्निटीन या शटल सिस्टम के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। दिस अकर्स इन 4 स्टेप। जो ये है एसाइल को ए का जो ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये 4 चरणों में होगा, 4 प्रक्रियाओं में होगा। एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल को ए इज ट्रांसफर टू कार्निटीन। देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि एक सेल है, सेल में यहाँ पर ये साइटोसोल है, साइटोसोल, और यहाँ पर है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर होगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन आउटर के लिए तो परमिएबल है तो हमने यहाँ पर इसको शो नहीं किया है। ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये हो गई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भाग में। आप हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की
इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन ही सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो यहाँ से ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल ये मैट्रिक्स भाग है, यहाँ पे जाएंगे, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग है। तो कार्निटीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो एसाइल CoA जो कि हमारा एक्टिवेटेड है, जिसको हमने सेल के साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट किया है, वो एसाइल CoA कार्निटीन से क्रिया करकर क्या बनाता है, एसाइल कार्निटीन। यानी जो कार्निटीन है इसने एसाइल यानी फैटी एसिड को अपने साथ में जोड़ लिया है, और यह प्रक्रिया कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट की उपस्थिति में क्रिया होती है। इजीली आपको समझ में आया होगा क्या हुआ। जो कार्निटीन है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसने एसाइल CoA को अपने साथ जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद में यह एसाइल कार्निटीन का निर्माण करता है। यह जो प्रक्रिया करने के लिए कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम इस रिएक्शन को करवाता है, और यहाँ पर कोएंजाइम रिलीज हो जाता है। अब एक कैरियर प्रोटीन के माध्यम से यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में चला जाता है, यानी एसाइल कार्निटीन ये इजीली परमिएबल हो जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मैट्रिक्स भाग में चला जाता है। अब यहाँ पर एसाइल कार्निटीन जो है वो कार्निटीन और एसाइल CoA में डिवाइड हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, और यह है जहाँ पर एंजाइम काम करता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड। यहाँ पर फर्स्ट था और यहाँ पर सेकंड है कि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा साइटोसोल था उसमें एसाइल CoA था, इसको हम ले चुके हैं अंदर की तरफ, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। प्रक्रिया को स्टेप से हम वापस समझ लेते हैं। पहली प्रक्रिया यानी पहला स्टेप, एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल CoA इज ट्रांसफर टू कार्निटीन। कार्निटीन से एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होके एसाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन हुआ, और कैटलाइज बाय द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट रिएक्शन की वजह से होता है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। और यह जो एंजाइम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज जो फर्स्ट एंजाइम है, यह प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस प्रक्रिया को हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल CoA, जो एसाइल CoA में जो एसाइल ग्रुप है इस ट्रांसफ़र टू कार्निटीन, यानी ये जो कार्निटीन है इस पर एसाइल CoA जो एसाइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और एसाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और कोएंजाइम अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया कैटलाइज की जाती है, कैटलाइज बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट के द्वारा यह प्रक्रिया होती है, और यह एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी 2 सरफेस हो गई, एक ये आउटर सरफेस हो गई और ये जो है वो इनर सरफेस हो गई। तो यह प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पर। नेक्स्ट जो स्टेप होगी, द एसाइल कार्निटीन इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। और एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के द्वारा एसाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में आ जाता है। अब क्या होगा, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड फाउंड द इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर वाली साइड पर, इनर सरफेस पर, इस सरफेस पर ये प्रेजेंट होगा। कन्वर्ट्स एसाइल कार्निटीन टू एसाइल CoA। ये एसाइल कार्निटीन को
कार्निटीन और एसाइल CoA में कन्वर्ट कर देता है। और हमें क्या चाहिए, एसाइल CoA ही हमें चाहिए था। एंड ये जो कार्निटीन है ये वापस कहाँ चला जाएगा, साइटोसोल में। द कार्निटीन रिलीज रिटर्न टू साइटोसोल फॉर रीयूज़, वापस यूज़ करने के लिए जो कार्निटीन है वापस चला जाता है साइटोसोल में। अब हमारे पास एसाइल CoA माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में आ चुका है। अब हम जो थर्ड स्टेप है उसको हम देखते हैं, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जो एक्चुअली जो रिएक्शन होने वाली है उसको हम समझते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर को समझते हैं, जो थर्ड स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन की। ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेटिंग ए 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल CoA, जो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है उसके प्रत्येक साइकिल में, एक एक साइकिल में एसिटाइल CoA का निर्माण होता है, एक यूनिट का, जो कि 2 कार्बन वाला होता है। एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है और एक एक मॉलिक्यूल इसके रिलीज होंगे। अकर्स इन ए सीक्वेंस ऑफ 4 रिएक्शंस, जिसमें 4 रिएक्शन सीक्वेंस में होगी। एक प्रक्रिया होगी ऑक्सीडेशन, दूसरी जो प्रक्रिया होगी हाइड्रेशन, थर्ड जो प्रक्रिया होगी ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ होगी क्लीवेज। तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो हमारा एसाइल CoA है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में आ चुका है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है, इसमें आ चुका है। अब इस एसाइल CoA में सबसे पहली रिएक्शन होगी वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। ये जो पहली जो रिएक्शन है जिसमें एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम में आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी और ट्रांस इनोलाइल CoA का निर्माण होता है। आप चाहें तो इनके केमिकल फॉर्मूले भी आप समझ सकते हैं। एसाइल CoA में जो यहाँ पर पहला जो ये कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और इसके साथ दूसरा जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो जो क्लीवेज की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर होगी, इसलिए हम इसको बीटा कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बीटा कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है। हमारे पास में पहली जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, उसमें FAD से FADH2 का निर्माण हो जाता है और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम कहें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ETS में जाकर ये ATP बनाने का कार्य करता है, यानी FADH2 से ATP का जनरेशन होता है। एसाइल CoA से क्या बना, ट्रांस इनोल CoA का निर्माण हुआ। इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया होगी हाइड्रेशन की। यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया होती है हाइड्रेशन की। इनोल CoA हाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA में ये कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो रिएक्शन है वह है ऑक्सीडेशन, यानी फर्स्ट के समान होगी, और इसमें भी वहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में FADH2 का निर्माण हो रहा था और यहाँ पर NADH का निर्माण हो रहा है, NADH + H+ का निर्माण हो रहा है, जो कि ETS में जाकर वापस एनर्जी बनाने का कार्य करते हैं। एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज है वहाँ पर एनर्जी उत्पन्न करने वाले FADH2 और NADH2 उत्पन्न हो रहे हैं, आप ध्यान से देखें तो। और यहाँ पर जब तीसरी जो रिएक्शन होगी उसमें बीटो कीटो एसाइल CoA का फॉर्मेशन होता है, बीटा कीटो एसाइल CoA का निर्माण होता है। यहाँ पर इनको इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो बीटा कीटो एसाइल CoA का जो निर्माण हुआ है वो ऑक्सीडेशन से हुआ है, और अब इससे क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा जो कि थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर कोएंजाइम भी पार्टिसिपेट करता है और एसाइल CoA जो है वो अलग हो जाता है
और एसिटाइल को ए का जिसको हमें बनाना है बीटा ऑक्सीडेशन से वो हमें मिल जाता है और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और एटीपी ये भी बनाता है जो कि FADH2 और FADH के फॉर्म में पाई जाएगी, वो भी ETS में जाकर एनर्जी बनाने का कार्य करती है। यानी बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में 4 रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड अगेन देन लास्ट में क्लीवेज। द फाइनल रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज द लिबरेटिंग ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स एसिटाइल को ए फ्रॉम एसाइल को ए। यहाँ पर जो एसाइल लिखा हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कौन सा फैटी एसिड है, इसके अकॉर्डिंग ये नाम दे सकते हैं। द न्यू एसाइल को ए कंटेनिंग 2 कार्बन्स लेस देन ओरिजिनल, क्योंकि इसमें एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन वाला है वो अलग हो चुका है और रिमेनिंग ये जो श्रृंखला होगी यहाँ पर मान लीजिए कि पाल्मिटिक एसिड है तो ये 14 कार्बन ही रह जाते हैं क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पर निकल जाते हैं। फिर ये एसाइल जो को ए है वापस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज की रिएक्शन होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ओरिजिनल जो हमारा एसाइल को ए था वहाँ से 2 कार्बन कम हो चुके हैं। देन जो बचा हुआ एसाइल को ए है री एंटर द बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, वो वापस बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में प्रवेश करता है। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द फैटी एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो फैटी एसिड है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते हैं। एक बार इसको क्लियर करके वापस हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ, हमारे पास एसाइल को ए एक्टिवेट फॉर्म में आ चुका है, इसके बाद में इससे बना है ट्रांस इनोइल को ए का निर्माण हुआ। ट्रांस इनोइल को ए से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए का निर्माण होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए से बीटा कीटो एसाइल को ए का निर्माण होता है और इससे ओरिजिनल यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उसमें से 2 कार्बन यानी ये जो भाग होगा वो अलग हो जाता है और एसिटाइल को ए का निर्माण करता है और बाकी बचा हुआ एसाइल को ए अगेन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर एसिटाइल को ए रिलीज़ करता है और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करके एटीपी जनरेट करता है। यही सिंपल रिएक्शंस है जिसमें हमें 2-2 कार्बन ओरिजिनल जो हाइड्रोकार्बन चेन है उससे 2-2 कार्बन अलग करते रहना है और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसकी हम समरी देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पाल्मिटॉइल को ए है जो कि 16 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें 7 को एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, 7 FAD पार्टिसिपेट करते हैं और 7 ही NAD पार्टिसिपेट करते हैं और 7 वाटर मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया 7 बार होती है और प्रत्येक बार में 2-2 कार्बन वाले एसिटाइल को ए का निर्माण होता है। तो पाल्मिटॉइल से जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो 8 एसिटाइल को ए का निर्माण होता है, 7 FADH2, 7 NADH एंड 7 हाइड्रोजन आयन ये हमें मिलते हैं। अब हमें ये यहाँ पर 16 कार्बन है ये समझ में आया, लेकिन हमने तो 7 बार जब रिएक्शन हो रही है तो 7 बार ही एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लास्ट में जो बचे हुए जो 4 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसमें जब क्लीवेज होता है तो वहाँ पर 2 एसिटाइल को ए का निर्माण होता है। पाल्मिटाइल को ए अंडरगोज 7 साइकिल, ये 7 साइकिल में गुजरता है ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन टू यील्ड 8 एसिटाइल को ए, जिससे कि 8 एसिटाइल को ए का निर्माण होता है। एसिटाइल को ए कैन एंटर सिट्रिक एसिड साइकिल, एसिटाइल को ए सिट्रिक एसिड साइकिल में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है एंड गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2, और वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब हम समझते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन। पाल्मिटिक एसिड के जो कि एक फैटी एसिड है कि ऑक्सीडेशन से यानी बीटा ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी टोटल मिलाकर कितनी एनर्जी जनरेट होती है उसको हम समझते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन ये जो होता है वो 7 साइकिल में कंप्लीट होता है,
इस प्रक्रिया के दौरान 7FADH2 का निर्माण होता है और 7NADH का निर्माण होता है, और एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है, और एक NAD से DH से 3 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में है 7FADH2 और 7 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो यहाँ पर 14 हमें फाइनली ATP FADH2 के रूप से मिलेगी। ऐसे ही NADH को हम समझें तो एक NAD से 3 ATP मिलती है, तो हमारे पास में यहाँ पर 7 मिलता है NADH, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ATP का जनरेशन होता है। नेक्स्ट, अगर क्योंकि हमारे बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें 8 एसिटाइल CoA मिलते हैं, तो एसिटाइल CoA 8 मिल रहे हैं, तो एक एसिटाइल CoA सिट्रिक एसिड में जब पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो 12 ATP जनरेट करता है। कैसे करता है? हमारा एक एसिटाइल CoA जब क्रेब्स साइकिल में ये जाता है, ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, तो वहाँ पर 3 NADH का निर्माण होता है, 1 FADH2 का निर्माण होता है, एंड 1 ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक NAD से ATP मिलती है 3 ATP, तो 3 से हमें मिलती है 9 ATP। ये हो गया 9 ATP। एक FAD से 2 ATP यानी 2 × 1 = 2 ATP, और एक ATP हमें सीधे सीधे मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12 ATP, यानी एसिटाइल CoA के एक मॉलिक्यूल से हमें 12 ATP मिलती है। कौन से? क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में। यानी टोटल अगर यहाँ पर 12 हमें मिलते हैं 8 एसिटाइल CoA, तो जो एनर्जी जनरेट होगी वो 96 ATP जनरेट होती है। तो हम जब इनको टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी फ्रॉम 1 मोल ऑफ पाल्मिटाइल CoA, तो 131 ATP हमें मिलेगी। एनर्जी यूटिलाइज फॉर एक्टिवेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ पाल्मिटाइल CoA। अगर हमने पहले स्टेप में ये देखा था कि अगर हमें पाल्मिटाइल जो CoA है उसको एक्टिवेट करना है, तो वहाँ पर हमने 1 ATP खर्च की है। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 ATP खर्च करके हम इसको कैसे तोड़ रहे थे? इसको हम पायरोफॉस्फेट के रूप में तोड़ रहे थे, और हमने AMP को जोड़ दिया था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को जोड़ दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्लीव होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर भी इन फॉस्फेट की एनर्जी काम में आती है। तो हम इसको 2 ATP के इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि एनर्जी 2 ATP जितनी खर्च हो रही है। तो जब 131 से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमने काम में ली है, तो 129 ATP हमें फाइनली ये मिली है। अब ये एक हमें पॉइंट ध्यान रखना है, द वैल्यू इन द ब्रैकेट इन द रेड कलर रिप्रेजेंट ATP सिंथेसाइज एज पर PO रेशियो ऑफ 2.5 ऑफ NADH एंड 1.5 फॉर NADH2। PO का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ फॉस्फेट जो कि ATP के जनरेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी फॉस्फेट जो ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो जो वर्तमान की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक NADH से 2.5 ATP जनरेट होती है, और एक FADH2 से 1.5 ATP जनरेट होती है। तो इस हिसाब से ये जो रेड कलर में जो दिखाई गई है वो एनर्जी आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। जब आप इसमें ये बस ये मानेंगे कि एक NADH से 2.5 ATP और एक FAD से 1.5
ATP हमें मिलती है। ये बात हुई एनर्जी की कि एक बीटा ऑक्सीडेशन में कितनी एनर्जी मिलती है। यहाँ पर आप इसको समरी के रूप में देख सकते हैं। फैटी एसिड को हमने एक्टिवेट किया एसाइल CoA से। एसाइल CoA कहाँ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद में ट्रांसिनोलाइल CoA का निर्माण हुआ, हाइड्रोक्सी एसाइल CoA का निर्माण हुआ, कीटो एसाइल CoA और एसाइल CoA और एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA हमारे पास में जितने कार्बन होंगे उनके आधी संख्या में हमें एसिटाइल CoA का मिल जाएंगे हमें। तो आप इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। थैंक यू।